अच्छी फैमिली से भी हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। क्या हाल है आप लोगों का? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबडी एंड वेलकम टू जियो पाकिस्तान। अब्दुल्ला आप भी वेलकम हो जाएं, आ जाएं। बिल्कुल जी। शौक में हैं अभी आप? हाँ मैं बिल्कुल शौक में हूँ। You don't want to like talk about No, I don't want to talk about the fact. What happened yesterday? A lot of things happened yesterday. It did. But yes, Pakistan won. पाकिस्तान ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया। ठीक है। पाकिस्तान वन मतलब मुझे आवाज़ क्यों नहीं आ रही हुमा? कुछ नहीं होता, हम आ चुके हैं ना, तो आप घबराएं नहीं, सब कुछ ठीक है। चले मैं बात करती हूँ। बात ये है, हाँ, नहीं मैं बात ये है कि हार तो हम गए, लेकिन अब्दुल्ला का ये कहना है पाकिस्तान वन, तो वो पाकिस्तान वन in a sense that the stadium was full. No, the fact that the tournament started and it started with amazing fanfare, ज़बरदस्त किस्म का माहौल था। हम मैच पे आ जाएंगे, डोंट वरी, अभी हम उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन द फ्लाई पास वाज जस्ट फिनोमिनल, पीपल वर रियली गेयर्ड अप एज वेल। अब्दुल्ला, वैसे यू वर देयर, मुझे ऐसा टीवी पे देख के लग रहा था कि स्टेडियम स्पेक्टेटर से कोई इतना फुल नहीं था। हुमा, initially when the day started, when the match started, तो certainly इतना फुल नहीं था, लेकिन as the time passed, gradually लोग आना शुरू हो गए और फिर 4 बजे के करीब और 5 बजे के करीब और शाम में आपको पता ही है फ्लड लाइट्स 7-8 बजे के करीब, 7-8 तो नहीं, खैर वो जाना भी शुरू कर दिया। नहीं 7-8 बजे के करीब भी स्टेडियम फुल था ऑलमोस्ट। उसके बावजूद कि हम हार रहे थे, लेकिन पीपल रियली डिड नॉट लीव। हाँ, और सर्टनली कुछ मायूसी तो होती है, कुछ लोग जो बहुत ही दिल बर्दाश्ता होते हैं वो निकल जाते हैं, लेकिन वो जो माहौल था वो बन गया था। हाँ, माहौल है, सच था। ऑब्वियसली एक सपोर्ट थी पाकिस्तान टीम की, एंड पीपल वर देयर टू वॉच पाकिस्तान प्ले विद न्यूजीलैंड, लेकिन फिर जो हुआ वो तो सारों के सामने ही है। अच्छा, बहुत सारे मोमेंट्स इसके यादगार हैं। हम मैच पे बात करेंगे, कारकर्दगी का भी तस्करा होगा और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, लेकिन नेशनल स्टेडियम कराची कल एक और मंजर पेश कर रहा था। लग रहा था कि कोई आईसीसी का इवेंट है। लश ग्रीन फील्ड्स थी, आउटफील्ड्स थी, मतलब पूरी तैयारी थी। फिर वो बच्चे आए, नौजवान आए और दोनों मुल्कों के परचम जो थे, वो झंडे, फ्लैग्स, वो एयर शो ने जो कमाल कर दिया। सिंक्रोनाइज तरीके से, मैं बारी बारी आ रहा हूँ, सिंक्रोनाइज तरीके से खुले, फिर एक मुल्क का कौमी तराना और फिर हमारा अपना पाकिस्तान का कौमी तराना। और जैसे ही कौमी तराना एंड हो रहा था, द लास्ट लाइन ऑफ द कौमी तराना, हमारे गरजते हुए तैयारे आए, हमारे शेरदिल जवान आए और उन्होंने आसमान पर सब्ज और सफेद रंग बिखेर दिए। That is true, and टीवी पे, मैंने तो टीवी पे देखा, I wasn't there. It looked just amazing. मतलब वो जो एक आपका मूड सेटिंग सिचुएशन बनी होती है ना, वो बड़ा कमाल का था। Everything was just on point. और उसके बाद तो था कि अब तो जीतना ही है। अब तो मतलब हर चीज़ स्टेज सेट हो गया है, हर चीज़ परफेक्ट बैठ गई है उसके हिसाब से, जैसा जैसा हमने तवक्को की थी। तमाशाई भी आ रहे हैं, स्टेडियम भी बन गए हैं, आईसीसी का 29 साल बाद इवेंट भी हो रहा है फाइनली पाकिस्तान में। इतनी हर्डल्स के बावजूद हो रहा है। कितने दफ़ा हमने ही इस शो पर बात की, हो रहा ही नहीं हो रहा। बहुत से हमारे इर्द गिर्द जो ममालिक मौजूद हैं, उनकी ख्वाहिश नहीं थी कि यहाँ पे सारा कुछ हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारी ख्वाहिश थी कि हम ये मैच जीत भी जाएं। ये ड्रॉप सीन हुआ ना, और हम भी देखें ना अपनी स्क्रीन पे बार बार आपको फ्लाई पास जो थी शेरदिल्स की वही दिखाएंगे, क्योंकि मैच में एज सच देयर वाज़न्ट मच टू इट। हाउएवर हर चीज़ हमारे फेवर में जा रही थी। अब्दुल्ला, वी वन द टॉस, हम अपने होम ग्राउंड पे हैं, हमने टॉस भी जीता है। मतलब एवरीथिंग इट सीम्ड इज फॉलिंग इनटू प्लेस फॉर अस। क्राउड हमारा सपोर्ट कर रहा है, नारे लगा रहा है, मतलब एवरीथिंग सीम्ड दैट इट वाज। मैं कहता हूं कि हल्की सी शॉट लगती थी, स्टेडियम जो है वो तालियों से और हूटिंग से गूंज जाता था। हूटिंग तो मतलब ऑपोजिट टीम के लिए होती है, मतलब लेकिन वैसे हमने तो न्यूजीलैंड को भी बड़ा ही सपोर्ट किया, लेकिन अदरवाइज एक जोश, वो बना रहे थे, हमने उसको भी इंजॉय किया। 2 सेंचुरियां बनी हैं, हम आज किसी को इंजॉय करते हैं। तो बेसिकली हुआ ये कि पहले ही मैच में पाकिस्तान टीम ने कल हर शोबे में, बाय द वे, शायकीन ने क्रिकेट को सख्त मायूस किया। इट हैज़ टू बी सेड। बॉलिंग भी नहीं चली, बैटिंग भी नहीं चली और पाकिस्तान को 60 रन से शिकस्त मिली और 60 रन, ह्यूज नंबर। और लोगों की मायूसी शायद अपनी जगह बनती भी थी, क्योंकि बज़ाहिर तमाम तर हालात जो है ना, जिस तरह आप भी कह रहे थे, वो पाकिस्तान में हक में ही थे। होम ग्राउंड, टॉस और दिफाई चैंपियंस भी हम ही,
मतलब इसका एजाज भी हमी को हासिल। और मैच शुरू कितना अच्छा किया था और मैच लिटरली बीच में कितना अच्छा था। हमने न्यूजीलैंड को काबू कर लिया था, हमने बिल्कुल काबू कर लिया था और हमें ये लग रहा था कि ये 300 के अंडर सिमट जाएगी ये इनिंग। लेकिन उसके बाद आखिरी 10 ओवरों में वही हुआ जो इससे पहले आपको याद है आखिरी 5 ओवरों में हुआ था, फिर 8 ओवरों में हुआ था। तो उन्होंने लिटरली लाठी चार्ज किया। हारिस रऊफ अगेन बहुत ही एक्सपेंसिव साबित हुए हमारे लिए। वो ऐसा वो देख लेते हैं ना, वो टारगेट कर रहे थे उन्हें, मतलब जो धड़ाधड़ फिर एंड में रन बने हैं तो टारगेट कहाँ पहुंच गया। और फिर पहले लग रहा था कि जब क्या चाहिए आपको? कागज। अच्छा चलिए मैं आप कागज ले लें। लेकिन पहले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो बिल्कुल लग रहा था कि एवरीथिंग इज रियली गोइंग इन आवर फेवर, बट हम शायद भूल गए थे कि अभी हम पिछले 2 मैचेस न्यूजीलैंड से हारते हुए ही आए थे इन चैंपियंस इन द ट्राई सीरीज, और फिर ये लिटरली ये हैट्रिक होगी। हाँ, उनके लिए ठीक है। हमारे बैटर्स की कारकर्दगी पे इतना बड़ा सवालिया निशान है और सर्टनली लोग सऊद शकील की भी बात कर रहे हैं, लेकिन आप बाबर आजम की बैटिंग पे भी जरा, बाबर आजम की बैटिंग पे भी जरा नजरे करम कीजिए तो सही। नहीं देखिए, जब हमारे बॉलर्स नहीं चल रहे थे ना और माशाल्लाह मतलब न्यूजीलैंड बनाते चले जा रहे थे अपने रन्स, तो हमें लग रहा था कि मतलब ये क्या हो रहा है, ये शायद बैटर्स पिच है और ये बिल्कुल ठीक होगा। जब हमारी बारी आई तो उनके बॉलर्स चलना स्टार्ट हो गए, मतलब उल्टा ही पड़ गया। तो नथिंग रियली वाज वर्किंग फॉर अस, और मे बी वी weren't वर्किंग। इसको आप जिस तरह कहना चाहें आप कह सकते हैं। हारिस रऊफ ने बाय द वे 10 ओवर्स में 83 रन दिए। शाहीन और नसीम भी महंगे ही साबित हुए। कीवी ने 321 रन का पहाड़ हमारे लिए खड़ा किया। जब हमारे बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे पिच बैटिंग के लिए साजगार नहीं है, बल्कि आइडियल है। जब पाकिस्तानी बैटर्स आए तो ऐसा लग रहा था दुनिया की मुश्किल तरीन पिच है। मतलब शुरू में क्या हो रहा था, मतलब हो क्या रहा था। फखर के साथ क्या हुआ, ये भी बड़ी बैड लक चले हुआ। मतलब इट वाज अ अजीब सी डाइव शुरू में ही, and then he came and he played and he was in agony, you could tell। मेरा ये भी सवाल था कि वो आए क्यों। एनीवे हमारे साथ अगर सिकंदर है तो आई लेट्स इन्वॉल्व सिकंदर आल्सो इन दिस कंटेंट, क्योंकि हम ही दो क्यों बात करें। हम जाहिर है खुश भी हैं फॉर पाकिस्तान एज इन द कंट्री। हम होस्ट कर रहे हैं इतना बड़ा इवेंट, बड़ा अच्छा, सब कुछ बेहतरीन तरीके से शुरू हो गया, लेकिन वी आर रियली आल्सो वेरी वेरी अपसेट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द टीम। सिकंदर, आई एम डिसअपॉइंटेड, नॉट अपसेट, आई एम जस्ट डिसअपॉइंटेड। सिकंदर क्या हाल है आपका? कुछ कहना है आपने? जब इन्होंने पहला हम सिकंदर से तो हम बात कर ही रहे हैं। सिकंदर आप ही से पूछ रहे हैं, जब पहला ओवर खेला ना हमारे बल्लेबाजों ने, पता नहीं अब हम कह रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा था कि पहले ओवर से ही अंदाजा हो रहा है कि इंटेंट नहीं है भाई। अब्दुल्ला, मैं भी कल स्टेडियम पे था मगर मैं लंच के बाद गया था। मेरे सामने रिजवान हुए, उधर से मैंने फिर पूरा मैच देखा। वो रिजवान का जो कैच पकड़ा, वो स्टेडियम बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लग रहा था। तो बहुत बहुत मुबारक हो, स्टेडियम बड़ा ज़बरदस्त बन गया है और देखने का मज़ा आ रहा था स्टेडियम पे वहाँ से। और जो बाकी चीज़ें हैं अब्दुल्ला, वही पुरानी कहानी वही रिपीट हुई है। यानी कि देखें, आपने ट्राई सीरीज क्यों कराई थी? आपने ट्राई सीरीज इसलिए कराई थी कि हम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 3 मैच खेलें और अपने आप को देखें और किस तरह हम परफॉर्म करें। एग्जैक्टली जो कि हमने मार खाई है वही चीज़ इस दफ़ा रिपीट हुई। पहले मैच में हमने 123 रन दिए थे, दूसरे मैच में 110 रन दिए थे, कल के मैच में 113 रन दिए हैं आखिरी 10 ओवरों में। अब मेरा सवाल ये है कि जब पहले ओवर में पहले मैच में 123 फिर 110 रन खाए, तो कल के मैच के लिए क्या कोचेस ने नहीं बताया शाहीन को, हारिस को, नसीम शाह को कि भाई आखिरी ओवर्स किस तरह करते हैं? आकिब जावेद भी वहाँ मौजूद थे, वहाँ पर अजहर महमूद भी मौजूद थे, उसके अलावा 18 लोग टीम के साथ मौजूद हैं। खैर दूसरों को तो मैं काउंट ही नहीं करता, तो उनकी तो हिम्मत नहीं होती होगी बात करने को। तो क्या किसी ने नहीं बताया कि भाई आप इस तरह की बॉल करें? हमारे बॉलर्स की इतनी बेदर्दी से पिटाई हुई है हर दफा, तो आपने सीखा ही नहीं। तो ये ट्राई सीरीज कराने का वैसे एक सेकंड, बॉलर्स की आप बात कर रहे हैं, हम बैटर्स पे भी वैसे तो आ जाएंगे। मतलब ये एक चैंपियंस ट्रॉफी में डिफेंडिंग चैंपियंस हम घुसे हुए हैं, जिसमें शुरू के 25 ओवर्स में 104-5 कुछ इस किस्म की डॉट बॉल्स। मतलब हम खेल रहे थे, हम कर क्या रहे थे? हम शुरू में तो लग रहा था कि लग क्या रहा था, वी वर नॉट प्लेइंग। 320 का टारगेट है, 150 गेंदों में से हमने 104 डॉट खेली हैं।
देखें, हमने शुरू के 8 ओवरों में 19 रन बनाए, 10 ओवर में 21 रन बनाए। तो इंतहा हो गई। मैं वहां बैठा हुआ था, मैच देख रहा था, मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग बैठे हुए थे ऑब्वियसली वो पहचानते थे। उन्होंने जो मुझे सुनाई है बातें, मैं मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं खेल रहा हूँ, मतलब इस तरह की वो गुस्से में थे सारी आवाम। वैसे व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट सिकंदर? अब चूंकि आप भी वहां बैठे हुए थे, ये आप कह रहे क्यों इस तरह, व्हाई वर दे नॉट प्लेइंग? हुमा, बैड प्लानिंग। बाबर आजम क्या चाह रहे थे कि सिर्फ अपने 50 करूं, मैं निकल जाऊं। वहां लोग जो बाहर बैठे थे मुझसे कह रहे थे ये सिंगल्स क्यों नहीं ले रहा, ये सिंगल्स क्यों नहीं ले रहा, स्ट्राइक, मतलब ये वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं। वो जो ऑब्वियसली सारे लोग एक साहब मेरे जो बराबर में बैठे थे वो कहते थे मैं 40 साल बाद पाकिस्तान आया हूं और ये मैच देखने की बड़ी ख्वाहिश थी। वो मुझसे कह रहे हैं कि ये रोटेशन ऑफ स्ट्राइक क्यों नहीं कर रहे, रोटेशन कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं ले रहे, एक्सेलरेट नहीं कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि बाबर अब जरा उठेंगे, अब जरा चलेंगे, मतलब अब जरा उठेंगे, अब जरा चलेंगे। Can I just use this word, timid playing? He was not playing. इतना कोई खतरा था कि वो खेल ही नहीं रहे थे। I am very sorry to say, मैं ये वर्ड इस्तेमाल करूंगा, he was selfish। वो अपने लिए कि मैं इस दफा 50 करके चल जाऊं, ठीक है, मगर आप एक रिदम बनाते हैं, आप एक टेम्पो बनाते हैं। अगर आप इतना बड़ा टोटल चेस कर रहे होते हैं तो शुरू से रन्स को लेके चलते हैं एक रिदम बनाकर, वो आपने नहीं किया। आप सिर्फ ये चक्कर में थे कि अपनी जो है 50 बना लूं। यार आप कितने बड़े प्लेयर हैं, आपने सबसे ज्यादा बहुत डिसअपॉइंटिंग है, पता है, बहुत ही। कल हम बहुत प्यार करते हैं बाबर आजम से, लेकिन बस नहीं, डिसअपॉइंटिंग भी और ट्रेजेडी ये हुई, ऊपर फखर के साथ क्या हो गया, ये इंजरी होगी। मतलब कि राइट व्हेन द प्ले स्टार्टेड। मैं उसको बता दूं, अगर आप दिखाना चाहें वो दिखाएं। आप दुनिया के प्लेयर्स को देखें, जब वो जिस तरह गेंद को चेस करते हैं तो वो स्लाइड मार के गेंद को उठाते हैं, उसमें आपका एक रिदम बनता है। ये देखें, अगर ये भाग रहे हैं तो ये सीधा भाग रहे हैं और सीधा भागकर वो घुटनों के वेट के ऊपर गेंद उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यही चीज साइम ने की। आप दोनों को उठा के देखें, स्लाइड करना चाहिए। आप दुनिया के प्लेयर उस जगह पे जाके स्लाइड मारते हैं ताकि वो वेट जो है बॉडी का प्रॉपर हो जाए। क्या इनको ये फील्डिंग कोच नहीं बता रहा था कि भाई आप लोग स्लाइड तो करें? ये गेंद स्लाइड करके पकड़ने की थी, ऊपर से हाथ डाल के पकड़ने की नहीं थी, जिसके वजह से उसका वो कह रहे हैं ना कि जी उसके यहाँ पे साइड खिंच गई है। अगर आप अभी देखें इनको यहाँ पे स्लाइड कर देना चाहिए। स्लाइड करना, ये देखें आप, उन्होंने क्या किया है कि उसको ऊपर से हाथ डाला है। ये स्लाइड करके जाते, आराम से उठाते, थ्रो कर देते। अगर आप दुनिया के दूसरे प्लेयरों को देखें तो मैं आज निकालूं, बेतुकी सी डाइव थी है, क्योंकि हमें ज़ाहिर फखर पे हमारी उम्मीदों का मरकज है। मतलब अब्दुल्ला, ये डाइव नहीं थी, ये डाइव नहीं थी, ऊपर से गेंद पकड़ने की कोशिश की जिसकी वजह से उनका होती तो शायद बच जाते। अच्छा मेरी बात सुनिएगा कि क्या हो रहा था। आप जो बिल्कुल अब ये बताइएगा कि उसी पिच पे जब खुशदिल आते हैं, जब सलमान आगा आते हैं, तो ऐसा लगता है कि जी कोई मसला नहीं है, स्कोर हो सकता था। What was happening in the first 10 and 20 overs with us जब हमारी बारी थी बैटिंग की? देखिए, प्लानिंग के साथ गए नहीं है। मैंने यहाँ निकाल के रखा हुआ है कि हमने पहले जो न्यूजीलैंड ने 50 रन किए हैं वो 11 ओवर्स में किए। तो भाई आप थोड़ा सा टारगेट तो लेके चलते। हमने 50 रन किए 16th ओवर में। नहीं, आपको लग क्या रहा था? क्यों नहीं खेल पा रहे? ये क्यों नहीं खेल पा रहे थे? ये तो आप कोचेस से पूछे ना कि अंदर से कोई इंस्ट्रक्शन जारी हो। आपके पास डेटा एक्सपर्ट है, कहा जाता है कि उससे बड़ा डेटा एक्सपर्ट है ही नहीं कोई दुनिया में। मुझसे तो यही कहा गया था, मैं नहीं बताऊंगा किसने कहा था ये, कि इतना बड़ा वी आर ब्लेस्ड कि वो इतना बड़ा डेटा एक्सपर्ट है। भाई आप लोगों ने कुछ करके नहीं दिया कि आपने प्लानिंग करके नहीं दी थी उनको, फिर फायदा क्या डेटा एक्सपर्ट का जो इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं कि आपने बताया नहीं था उनको कि पहले 10 ओवर में कम से कम आपका टारगेट ये अचीव करना है, 20 ओवर में ये करना है। आप कुछ नहीं किया। आप लोग जैसे हुमा और सिकंदर हम आपस में बात करें, इन लोगों को हम इससे पहले कह रहे थे कि जी हारिस को और दीगर लोगों को, शाहीन को और इन बॉलरों को बताया नहीं किस तरह की। मतलब ये हमारे लिए लेजेंड हैं ये लोग। The point when we won the toss, जब हमने टॉस जीत लिया था। अब्दुल्ला ऐसा होता है कि जैसे एक जो बड़े प्लेयर्स हैं, सब कुछ हैं,
आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग देनी होती है। कई दफा आप एक अपने एक धुन में मगन होते हैं, तो आप जो है उनके साथ बैठ के बात करते हैं कि देखो हमने जो है 110 रन दे दिए, एक दफा 123 रन दिए, आखिरी ओवर्स हमने इस तरह करने, हमें यॉर्कर्स करनी है, 99% यॉर्कर्स करनी है, वरना हमें पिटाई होगी। आप देखें उन्हें कोई बातचीत नहीं हुई, क्या वो बात नहीं करते, क्या बात नहीं सुनते, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। सारी बात ही ये है कि जब हमने टॉस जीता है तो उस वक्त तक लग रहा था कि चलो वी हैव इनवाइटेड देम टू प्ले फर्स्ट, टू बैट फर्स्ट, तो हमारा कोई प्लान होगा। ऑनेस्टली थोड़ी देर के लिए हम भूल गए थे कि हमारी टीम किस तरह खेलती है, कि ऐसा लगा, हाँ ऐसा लगा कि ओके तो देर, लेकिन उसके बाद फिर वी आर नॉट दैट ग्रेट चेजर्स आइदर। हमने उनको पहाड़ जैसा उनको बनाने दिया, मतलब वी कुडंट डू एनीथिंग अबाउट द फैक्ट कि वो कहां तक बात पहुंच गई 300 प्लस, और हमें लग नहीं रहा था कि वहां तक बात पहुंचेगी। पता चल गया था कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, हमें लग नहीं रहा था कि हमारी बात वहां तक पहुंचेगी। कप्तान भी कह रहे हैं कि हमने आखिरी ओवर्स में बहुत बुरी गेंदबाजी की है। नहीं हमने शुरू, अच्छा गेंदबाजी की आप बात कर रहे हैं, मतलब जिसमें 330 रन किए थे न्यूजीलैंड ने, उसमें भी 40वें ओवर में 207 रन थे और 4 खिलाड़ी आउट थे। इस दफा भी 40 ओवर में उनके 207 रन थे। मैं उनको बता रहा था, हम बैठे हुए थे कि भाई देखो ये इन्होंने इतने रन कर दिए, इतने एग्जैक्टली वही है, और फिर वही मार। यानी कि हम किसी ने कोच, मैं सिर्फ सवाल उठा रहा हूं, कोचेस ने क्या उनको नहीं बताया कि बेटा आखिरी ओवर्स में यॉर्कर मारो, दे मार, इतनी मार पड़ी है कि मैं तो हैरान रह गया हूं। हमारे इंडियंस तो अब हंस रहे होंगे, हम फिर वो तो इंतजार कर रहे होंगे कि इस किस्म की बॉलिंग को तो हम भी खेलेंगे। ये बात तो खैर सिकंदर इस्टेब्लिश होगी, डेथ ओवर्स में हमारे बॉलर्स कुछ नहीं कर सकते, ये तो खैर अब इस्टेब्लिश होगी है बात। अब बताएं आगे क्या होना है। फखर की इंजरी इज लाइक अ वेरी सीरियस इंजरी बिकॉज ही कुडंट प्ले, वो बिल्कुल उसके उनकी वजह से बाबर भी रुक गए, मजीद रुक गए थे बाबर, बिकॉज दे कुडंट रन बिटवीन द विकेट्स। तो अब फखर की इंजरी आगे चलेगी, वो ठीक हो जाएंगे, करे तो हमारा क्या होगा? क्योंकि कल में तो कोई प्लान नहीं था उनकी इंजरी के बाद, सारे लगता था ये बिफर गए। जिस तरह का एक्शन था ना फकर का गेंद पकड़ने का, ऐसे हाथ डाल के, ये उसके वजह से मुझे लगता है साइड उसकी खींची है, वो यहाँ पकड़ के बैठे हुए थे तो ये साइड खींच गई है। आपके पास चॉइसेस क्या हैं? आपके पास बैटिंग में सिर्फ कामरान है, या फिर वो एक लड़का है उस्मान जिसने कभी पाकिस्तान में कोई क्रिकेट नहीं खेली, पता नहीं, माजरत के साथ बुरा ना मनाए सेलेक्टर्स, पीसीबी बुरा ना मनाए, सिर्फ मैं पूछना चाहता हूँ उस बच्चे की क्या सिफारिश है जो इतनी तगड़ी है कि ना उसने पाकिस्तान में कभी खेला, कभी वनडे मैचेस नहीं खेले, एक वनडे नहीं खेला। कुछ तो होगा सिफारिश, चले हम नहीं कहते, लेकिन डोमेस्टिक वगैरह में मतलब हम क्या आगे बात करें। 3000 लोग खेलते हैं क्रिकेट, बच्चे 3000, सब ये मुझसे सवाल करते हैं कि सर ये बताएं कि इसने क्या किया है, क्यों आया है। तो ये मैं यही सवाल मैं उन बच्चों का सवाल जो है ना पीसीबी की तरफ कर रहा हूं कि भाई बच्चे जो खेल रहे हैं, जो बुरी तरह खेलते हैं, पूरे सीजन खेल रहे होते हैं, उनको तो आपने देखा ही नहीं। इस बच्चे को लिया, आपके पास चॉइस सिर्फ पीएसएल की कारकर्दगी, लेकिन जाहिर है वो और फॉर्मेट चेंज था, वो एक और फॉर्मेट है, ये एक और फॉर्मेट है। अच्छा खुशदिल आए, बहुत तनकीद हो रही थी, उन्होंने परफॉर्म किया, मतलब सलमान आगा अगेन माशाल्लाह। आई वाज एक्चुअली रिग्रेटिंग कि इनको शायद पहले ही आ जाना चाहिए था, पूरा गेम प्लान बदल देना चाहिए था जब इनको पता चल गया कि फखर प्लेएबल नहीं है। नहीं मतलब हम गेम प्लान क्या बदले, हमारे पास बाबर आजम है, हम कैसे मतलब हमारे पास बाबर आजम है, हम कभी तो उम्मीद लगाएंगे कि यार ही वुड प्ले अ मैच विनिंग इनिंग। अब तो बहुत अरसा हो गया। हाँ, अब कोई भी कप्तान होगा या आप होंगे, आप बाबर पे आप ट्रस्ट करके भेजेंगे ना सिकंदर? लेकिन दो चीजें, जैसे कि अभी हुमा कह रही थी ना कि गेम प्लान चेंज कर देते इसलिए कि सलमान की फॉर्म अच्छी लगी थी उसे ऊपर कर देते, मगर अगर हम उसे ऊपर करते वो जल्दी आउट होता तो लोग कहते कि आपने उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे क्यों नहीं भेजा। ये ट्रिकी हो जाता है ये मामला। तो हमारे देखे साउथ अच्छा नहीं खेले, रिजवान का बहुत ही गोली कैच उसने पकड़ लिया, फिर उसके बाद बाबर जो है उन्होंने, मैं समझता हूं सारा, आई एम वेरी सॉरी, बाबर ने पूरा टेम्पो खराब किया है। वो एक सीनियर खिलाड़ी था जिसके सबसे ज्यादा रन है ओडीआई में, वो रोटेट करता रहता, स्ट्राइक दूसरों को खिलाता और लेके चलता, ये उसका काम था। उल्टा हो गया काम, लड़के दूसरे बेचारे कोशिश कर रहे थे, वो कुछ कर ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे बाबर ने फैसला किया कि मैंने इस दफा मारना ही नहीं है। That was very bad. I am very sorry. पूरा स्टेडियम में जो लोग थे वो यही बात कर रहे थे कि he is playing selfishly. That is very wrong. मुझे नहीं पता
Well, that's all the time we have, which is good for Pakistan team because हमारे पास कहने को इस वक्त बहुत कुछ था। नहीं, एक्चुअली मेरे पास तो कहने के लिए नहीं, एक सेकंड, और आगे हम मजीद ये बात भी कर सकते थे कि न्यूजीलैंड की टीम इज इन लाइक देयर सुप्रीम फॉर्म। उनकी आपने मतलब सब कुछ छोड़ दें, उनकी बैटिंग बॉलिंग वगैरह सब कुछ छोड़ दें। डिड यू सी देयर ट्रेनिंग? नो, नॉट जस्ट देयर ट्रेनिंग, देम इन द फील्ड। उनकी आपने फील्डिंग देखी थी कि क्या थी? द वे दे वर कैचिंग ऑल द बॉल्स, द वे दे वर लाइक, मतलब वो जिस तरह एजिलिटी थी, इधर से उधर हो रहे हैं, दे वर लाइक सो प्रेजेंट इन द मोमेंट ओवर देयर। और हम जो थे ना वो दिमागी तौर पे भी लगता था कि थोड़े से इधर उधर हुए हैं। न्यूजीलैंड वाज लाइक गुड, न्यूजीलैंड वाज गुड, लेकिन यकीन मानिए कि स्टेज सेट हो गया था हमारे लिए। अगर आखिरी ओवर्स में हमें वो पिटाई ना होती और हमारे ओपनर्स चल जाते तो हम ये मैच खैर फिर करने को तो बहुत बातें हैं। 25 शुरू के 25 ओवर्स में इतने बनाए थे ना, तब स्टेज सेट हो गया था कि हम नहीं बना पाएंगे। टारगेट देखो क्या था, और हमने 20 ओवर्स दे दिए और लिटरली टारगेट भी जिस पेस से न्यूजीलैंड रन बना रहा था वो भी एक सरप्राइज था कि इन्होंने आखिरी ओवर में जो पिटाई की है हमारी आखिरी ओवर्स में। और रिजवान ने भी खुद कहा कि हमने आखिर के ओवरों में बहुत बुरी बॉलिंग की। हमने शुरू के ओवर्स में बहुत बुरी बैटिंग की, हमने, हमारा अच्छा सीन नहीं था। अच्छा जी, अगले मैच के लिए हम पूरी उम्मीद हैं अभी इंशाल्लाह। दुबई में है इंडिया पाकिस्तान मैच ऑन संडे। कैन यू इमेजिन, डू यू वांट टू वॉच इट? इंशाल्लाह वी वुड वॉच इट एंड वी वुड विन इट इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब दुबई में क्या तैयारियां हैं, ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सिफ्त आरिफ फ्रॉम दुबई, ही इज टेलिंग अस। ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की गहमा गहमी जारी है और गहमा गहमी तो अब अरूज पर पहुंच गई है, क्योंकि आज बल्कि कुछ देर बाद यहां पर दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मैच होने वाला है बांग्लादेश और भारत का। और यकीनन यहां पर जो जुनूब एशियाई क्रिकेट शायकीन है, खासतौर पर बांग्लादेश के और भारत के, वो इस मैच को देखना चाहते हैं। निस्बतन पाकिस्तान और भारत के जो मैच यहाँ पर होना है 23 फरवरी को, उससे टिकट जो है वो थोड़े सस्ते हैं। इसलिए भारतीय शायकीन की ख्वाहिश है कि क्योंकि पाक भारत टाकरे के टिकट्स मिलना बड़े मुश्किल नज़र आ रहा है, तो कम से कम अपने जो क्रिकेट स्टार्स हैं उनको इस मैच में, बांग्लादेश के खिलाफ मैच में एक्शन में देख लें। बाकी मैच के लिए पाकिस्तान और भारत के टाकरे के लिए तो टिकट्स बड़े आसमानों पर पहुंचे हुए, उनकी कीमतें भी आसमानों पर पहुंची हुई हैं। हम आपको बताएं कि इसकी 250 दरहम यानी 17,000 पाकिस्तानी से और तकरीबन 1200 दरहम से लेकर 2,000 दरहम 2,500 दरहम तक यहाँ पर बांग्लादेश और इंडिया के मैच के टिकट हैं। तैयारियों के हिसाब से हम आपको ये बताएं कि तैयारियां यकीनन भारतीय टीम ने भी यहाँ पर भरपूर की हुई हैं और बांग्लादेश की टीम ने भी भरपूर तैयारियां की हुई हैं, लेकिन भारतीय टीम जिस तरीके से फॉर्म में नज़र आती है और जिस तरीके से कम्बिनेशन उनका नज़र आ रहा है, यहाँ पर मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशन जो इन्होंने किए हैं, शुरू में आकर वो प्रैक्टिस करते हैं, हल्की हल्की प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद एकदम वो अपने आप को जो है वो रिदम में लाते हैं और बड़े बड़े शॉट्स खेलते हैं। यहाँ के बैट्समैन भी और बॉलर्स भी यहाँ पर एक्शन में नज़र आते हैं। ऋषभ पंत के हवाले से अभी बताया जा रहा है कि वो थोड़ी सी इंजरी का शिकार हैं, हो सकता है कि उनकी जगह उनके बजाय जो है KL राहुल जो है वो विकेट के पीछे नजर आए, एक्शन में नजर आए। लेकिन उम्मीद ये भी की जा रही है कि कुछ देर बाद यहाँ पर भारतीय टीम पहुंचेगी तो फाइनल 11 का ऐलान होगा। दिलचस्प मुकाबला देखने को यकीनन मिलेगा और शायकीन क्रिकेट यहाँ पर थोड़ी देर बाद पहुंचना शुरू हो जाएंगे। जी, बांग्लादेश और इंडिया का मैच है, आपको पता है, उसकी तैयारियां हैं और टिकटें भी फरोख्त हो रही हैं और इसमें भी ऑडियंस होगी, लेकिन जो असल मैच है वो तो 23 को है, संडे को है। I'm really looking forward to that despite all that is happening. क्रिकेट में हम आगे चलकर बात करेंगे और जाहिर है जब से इस टीम का ऐलान किया गया था कुछ एतराज़ात भी हो रहे थे, उन एतराज़ात को खातिर में भी लाया गया और ये भी इत्तलात हैं ज़रा से हमें पता लगा है कि चेयरमैन PCB ने सिलेक्शन कमेटी को कहा कि ज़रा नज़रसानी कर लें, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग हैं वो मोतरज़ हो रहे हैं। उस नज़रसानी का क्या बना, दैट इज़ व्हाट वी नीड टू टेल यू बट लेटर। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ होंगे। अभी हम बानी PTI की बात करेंगे। बानी PTI, you know, it's in the head. बानी PTI NRO मांग रहे हैं या दीगर हल्के इमरान खान के साथ कोई डील चाहते हैं, हुकूमत हो या तहरीक इंसाफ, दावे दोनों अतराफ से हो रहे हैं, आपको पता है। सियासी फिजा में एक बार फिर NRO की गूंज जो है, बिल्कुल वो बात गूंज रही है और हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की ऑब्वियसली क्या हांडी बीच चौराहे फूट गई जी, व्हाटएवर ही सेड वो ही हो रहा है। और फिर खबरें आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ के बैकडोर चैनल्स जो हैं वो मुज़ाकरात के लिए सरगर्म है। तो पहले क्या हुआ था, तो इसमें जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं और PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर का कहना है कि ऐसी बातों में सदाकत नहीं,
तो बातें हो भी रही हैं, बट वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी बातें भी नहीं हो रही। और साहबजादा हामिद रज़ा का दावा है कि बातचीत की कोशिशें दूसरी तरफ से हो रही हैं और बानी PTI तो डटे हुए हैं, उन्होंने कहा है जेल से वाकई किसी ने क्या मिन्नत समाजत किया कि मुझे छोड़ दिया जाए। मुज़ाकरात में टेंशन किस वक्त आई थी? जिस वक्त जब हमारा दिया हुआ रिटर्न ड्राफ्ट पढ़ा गया ना, और उसके अंदर इमरान खान का नाम नहीं था, तो दैट वाज शॉकिंग फॉर द गवर्नमेंट पार्टी। तो आपकी तरफ से जो इट वाज मुतालबात दिए गए उसमें इमरान खान की रिहाई का मुतालबा शामिल नहीं था। नो। अडयाला जेल में बैठे हुए बंदे से मिन्नतें ज़रूर की गई हैं कि खुदा का वास्ता है इतना टाइम दे दें, ठीक है, ये चीज़ें चल जाएं, बाहर आ जाएं। अच्छा, वो मिन्नतें नहीं कर रहा, उससे मिन्नतें की जाए। विद इन 3 मंथ्स आपकी डिस्क्वालिफिकेशन भी ख़त्म हो जाएगी, ये बात भी उसे कही गई है। अच्छा जी सर, वो नहीं मान रहा। इस मरतबा भी हम रमज़ान शरीफ ईद के बाद आ रहे हैं, बता के आएंगे सर। अच्छा, दोनों तरफ से दावा एक ही है। सोचें समथिंग इन कॉमन कर दें आप। हुकूमत का 1 साल पूरा होने पर हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून का एतमाद बढ़ता जा रहा है। नून लीग का दावा है कि इमरान खान की पूरी कोशिशें हैं कि किसी तरह उन्हें NRO मिल जाए। और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने मंगल को नारोवाल में जलसे आम से खिताब में कहा था कि डील के लिए अडयाला जेल से खत पर खत आ रहे। 2 साल पहले हर जगह से बुरी खबरें आ रही थी, तकलीफ दे खबरें आ रही थी हमारे मुल्क के पाकिस्तान के बारे में। आज सिर्फ 1 साल के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। सिफारिश के बगैर पंजाब में कोई काम नहीं होता था, रिश्वत के बगैर पंजाब में कोई काम नहीं होता था, और रिश्वत जो है वो गोगी और पिंकी को जाती थी सारी की सारी। हुक्मरान जमात के इरादे बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के तजर्बे से उन्होंने काफ़ी कुछ सीख लिया है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कल नून लीग के सदर और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात की। इरफान सिद्दीकी ने बताया कि नवाज शरीफ ने वाज़े तौर पर कहा है कि एक गिरोह संजीदा मुज़ाकरात और सियासी अफ़ाम व तफ़हीम की सलाहियत नहीं रखता। अब मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। चंद दिन पहले आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान की जानिब से ख़त मौसूल होने की न सिर्फ तरदीद की थी, बल्कि ये भी कह दिया था कि अगर ऐसा कोई ख़त मिला तो वो वज़ीर आज़म को भेज देंगे। उनका कहना था कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग अबाउट इट, ये आगे जाएगा PM के पास। और PTI की बैक चैनल मुज़ाकरात की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन मौजूदा हालात में बज़ाहिर सियासी निज़ाम में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान दिखाई नहीं देता। सो दे शुड नो कि अभी कोई चेंज वगैरह नहीं होगा। बात करेंगे जी, बिल्कुल बात करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून वफाकी वज़ीर बैनुल सूबाई राब्ता और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। राना साहब, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? राना साहब, मरियम नवाज़ जो हैं वो दावा कर रही हैं कि इमरान खान ख़त पे ख़त लिख रहे हैं, बैकडोर चैनल राब्तों की कोशिशें हो रही हैं, डील मांगी जा रही है। तहरीक इंसाफ कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं, और डील तो इमरान खान को ऑफर की गई है, हाँ, कि 3 माह में नाअहली ख़त्म करा देंगे। तो क्या ये डील आप लोगों ने ऑफर की थी मुज़ाकरात के दिनों में या कहीं और से ऑफर हुई है? क्या इसकी क्या बैकग्राउंड क्या है इसका? देखिए, इसमें मरियम नवाज़ साहबा का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त भी है, और उसके बाकायदा जो है वो शवाहद जो है वो मौजूद हैं। क्योंकि इमरान खान साहब खुफिया तौर पे क्या, वो तो ओपनली ये बात कहते रहे हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मेरे साथ बात करे, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ तैयार हैं हम बात करने को। वो ओपनली भी और सीक्रेटली भी जो है वो मैसेज भेजते रहे हैं। तो वो किस लिए भेजते रहे हैं? इसीलिए कि उनको जो है वो NRO मिले। तो ये तो एक हकीकत है कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, और इस्टेब्लिशमेंट से NRO या रिलीफ हासिल करना चाहते हैं। जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि उनको ऑफ़र की गई, वो किसने ऑफ़र की है, आज तक किसी का नाम तो वो बता नहीं सके। और गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस किस्म की ऑफ़र, हाँ, मुज़ाकरात की ऑफ़र ज़रूर हुई थी, और हम बैठ के बात करने को तैयार हैं।
तमाम इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने को तैयार हैं और डेमोक्रेसी में डायलॉग ही वो एक रास्ता है जिससे प्रॉब्लम जो है वो रिज़ॉल्व होते हैं। लेकिन डील वगैरह की या रिहाई की या केसेस के ख़त्म करने की कोई बात जो है वो किसी तौर पे भी ना मुज़ाकरात में और ना अदरवाइज़ जो है वो नहीं हुई। मियां नवाज शरीफ साहब का भी बयान आया और कल उन्होंने कहा कि मुल्क तरक्की के सफ़र पर है, गामज़न है, सफ़र में रुकावट डालने, रखना डालने और मसनूई सियासी बहरान पैदा करने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होने दीजिएगी। इससे क्या अखज़ करें हम कि तहरीक इंसाफ अगर ईद के बाद वो एहतजाज प्लान कर रहे हैं, एहतजाज पे निकली तो इस मरतबा और सख्ती की जाएगी, मतलब क्या इंगेज किया जाएगा, क्या अखज़ करें? ये कोई तरीका नहीं है एहतजाज करने का। एहतजाज करने के जो तरीके आइन और कानून में अलाउ हैं उनके मुताबिक एहतजाज होना चाहिए। पार्लियामेंट में एहतजाज करें या पुरअमन जो है वो एहतजाज करें। ये कौन सा तरीका है एहतजाज का कि जिस सर से कफन बांध के आ रहे हैं, मुसल्ला जथों को साथ ला रहे हैं, जनाज़ों के मैसेज दे के आ रहे हैं। तो इस किस्म का कोई ड्रामा जो है वो ना तो पहले कामयाब हुआ है ना आइंदा उसके कामयाब होने के कोई चांसेस हैं। बिलाशुबा इस वक्त मुल्क जो है वो तरक्की के रास्ते पे गामज़न है। इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो आपके सामने हैं। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में इजाफ़ा हो रहा है, महंगाई में जो है वो कमी हो रही है। कहाँ महंगाई की स्पीड जो है वो 38% और कहाँ जो है वो 3-4% के ऊपर आई है। तो हर पहलू से हर जो है वो तरफ जो है वो बेहतरी के इम्कानात जो है वो पैदा हो रहे हैं। तो मुल्क को स्टेबल होने दिया जाए, इकॉनमी को जो है वो रिवाइव होने दिया जाए। अगर ये बात करना चाहते हैं तो ये पहले इकनॉमिक जो है वो चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, इकॉनमी को बेहतर करने की बात करें। उसकी वजह यह है कि मुल्क अगर खुदा न खासा खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट करता है तो ये सिर्फ हुकूमत का या PMLN का मुल्क तो नहीं है ना, सभी का है। सभी उस सूरत हाल में जो है वो मुश्किल का शिकार होंगे। तो इसलिए मुल्क इस वक्त जिस बहरानी कैफियत में मुब्तला हो चुका था और वो भी इनके 4 साला इक़्तिदार की वजह से, वो भी इनके उस एडवेंचर की वजह से जो इन्होंने 17-18 में PMLN के और मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ उन्हें निकालने के लिए किया, उसकी वजह से। तो अब दोबारा मुल्क जो है वो पाँव पे खड़ा हो रहा है। तो ये मौका जो है वो दिया जाना चाहिए और इस दौरान किसी किस्म की कोई बहरानी कैफियत और जिस किस्म के ये हथकंडे अपनाने जा रहे हैं उनकी ना तो इजाज़त दी जाएगी बल्कि इनको अपनाने नहीं चाहिए। लेकिन अगर ये इसके बावजूद अपने मुफाद की खातिर ऐसा करना चाहेंगे तो इनको रोका जाएगा। तो ऐसे मेजर्स वो लेंगे और आप उनको कह रहे हैं कि नहीं करने देंगे और उनको करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अब इन हालात में जब दोनों फरीक सख्त पोजीशंस ले चुके हैं और अगर तहरीक इंसाफ अचानक आपको अप्रोच करती है, मुज़ाकरात जो हैं वो बहाल करने के लिए तैयार हो जाती है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या आज भी बातचीत के लिए तैयार हैं? देखें, ये मुज़ाकरात की ऑफ़र जो है वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो उनको दी है। मियां नवाज शरीफ साहब ने 21 अक्टूबर 2023 को जब वो पाकिस्तान वापस आए थे, उन्होंने पूरी कौम के सामने ये बात की थी कि मेरा 40 साला जो सियासी एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि इस वक्त मुल्क को जिस कैफियत से दो चार कर दिया गया है, जिस बहरान से दो चार कर दिया गया है, इससे निकलने का या आसान निकलने का, जल्दी निकलने का तरीका एक ही है कि सबसे मुराद तभी सभी सियासी जमातें थी, इमरान खान साहब भी बीच में शामिल थे, कि सब जो है वो सर जोड़ के बैठे, पहले मुल्क की फ़िक्र करें, उसके बाद फिर अपनी अपनी जो है वो फ़िक्र करें। तो इसलिए PMLN की लीडरशिप भी और PMLN ने बतौर जमात भी हमेशा सियासत को जो है वो रवादारी के साथ और दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम के साथ मंसूब करके जो है वो चलाया है। और हम ये समझते हैं कि जमहूरियत जो है वो डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉग से नहीं। तो हमने कभी भी मुज़ाकरात से बैठ के मामलों को रिज़ॉल्व करने से ना पहले इनकार किया, ना अब हमारा हो।
अच्छा, आप कह तो ये रहे हैं कि हमने ना पहले इनकार किया ना अब इनकार होगा। हुकूमत पुरएतमाद भी है और राना साहब आपका एतमाद अपनी जगह, लेकिन मसला तहरीक इंसाफ अकेली तो नहीं है। एक अपोजिशन इत्तेहाद भी बनाने की बात हो रही है। उधर वकला और चंद जजेस भी 26वीं आईनी तरमीम का इशू बनाए बैठे हैं। पीपल्स पार्टी तो खुलकर नाराज़ी आपसे जाहिर करती है। अब ऐसे हालात में हुकूमत सियासी इस्तेहकाम की दावेदार कैसे है, ये समझा दें ज़रा। देखें, हम सियासी इस्तेहकाम के दावेदार इस तरह से आए हैं कि हम सियासी इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। हमारी तमाम तर एफ़र्ट्स जो हैं वो सियासी इस्तेहकाम पैदा करने की है, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम अगर पैदा होगा तो मुल्क जो है वो जल्द मुआशी इस्तेहकाम पर चला जाएगा, और मुआशी इस्तेहकाम होगा तो आम आदमी की ज़िंदगी आसान होगी, आम आदमी को जॉब मिलेगा, उसे इलाज मिलेगा, उसे जो है उसके रोज़गार मिलेगा। तो हम तो इसके लिए जो है वो दावेदार भी हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। बाकी अगर कोई इसके बरअक्स कोशिशों में मसरूफ़ है तो मैं समझता हूँ कि उसे इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के अवाम के ऊपर जो है वो रहम करना चाहिए, और जो कानूनी और आइनी तरीके हैं उनको अपने मुतालबात या अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कुछ लोग 26वीं तरमीम के मतलब समझते हैं कि वो दुरुस्त नहीं है, उन्हें बिल्कुल हक़ है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी उसको चैलेंज करें, उन्हें हक़ हासिल है कि वो पार्लियामेंट में भी उसको बदलने की जो है वो कोशिश करें। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि आप मुसल्लह जत्थों के ज़रिए जो है मुल्क को जो है वो अदम इस्तेहकाम से दो चार करें। ऐसी किसी कोशिश को जो है वो कतई तौर पे जो है वो टॉलरेट नहीं किया जाए। बहुत शुक्रिया। बेसिकली आप कह रहे हैं कि लीगल ऑप्शंस बहुत सी हैं और उनको आप एक्सप्लोर करें और ट्राई करें, सड़कों पे ना निकलें, इन सिंपल वर्ड्स। मुसल्लह जत्थों के साथ मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ रही है, मज़ीद इंकशाफ जो है वो सामने आ रहे हैं। कत्ल केस के गिरफ्तार मरकज़ी मुलज़िम जो अरमग़ान है, उसके बारे में तहकीकात के दौरान ये पता चला, हालांकि दे शुड हैव नोन अर्लियर आल्सो, अरमग़ान जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़िम है और ये पहले भी गिरफ्तार हो चुका है और इसके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और मंशियात फरोशी के 6 से ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो दर्ज हैं। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मुलज़िम अरमग़ान ने अपने घर में गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस जो था वो चला रहा था और कॉल सेंटर से गैर मुल्कियों से करोड़ों डॉलर लूट रहा था। मतलब ये चल रहा था। और इत्तलात के मुताबिक वो जो पुलिस से मुकाबला कर रहा था, पुलिस वालों पर फायरिंग कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था ताकि अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर से डेटा डिलीट कर सके। डिजिटल करेंसी बेसिकली ही वाज बाइंग टाइम। जितनी देर में मुकाबला चलता रहा, ही वाज बाइंग टाइम ताकि वो सबूत मिटा सके। हमारे साथ ही जियो न्यूज़ के दानियाल सैयद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। दानियाल शुक्रिया। अब दानियाल, ज़ाहिर है बहुत से पहलू हैं इस केस के, लेकिन ये बताइए सबसे पहले कि मुस्तफ़ा आमिर केस की तफ्तीश में अरमग़ान के कारोबार से मुताल्लिक भी बड़े चौंका देने वाली चीज़ें सामने आ रही हैं। समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या काम था, कितनी कमाई थी, कोई रिकॉर्ड है, कोई बैंक अकाउंट्स हैं, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई अंसर है? आज देखें, बिल्कुल तफ्तीश का दायरा कार जो है वो जारी है, उसको मज़ीद वसी किया गया है। कितनी इसकी अर्निंग थी इसके बारे में अब तक पुलिस हुकाम या दीगर इदारे जो तफ्तीश कर रहे हैं उनका कहना है कि अब तक ये बात सामने नहीं आ सकी है कि उसकी आमदनी कितनी थी, करोड़ों में थी या उससे भी ज़ायद थी। ये डॉलर्स के ऊपर काम होता था। बैरून मुल्क में कॉल सेंटर जो ये चलाया करता था, उसमें लोगों के साथ फ्रॉड करके ये तमाम तर पैसा कमाया जाता था। किस तरीके से कमाया जाता है उसके हवाले से, क्योंकि कॉल सेंटर तो बरामद हुआ, उसके घर से लैपटॉप भी बरामद हुए जिनमें इस बात का इंकशाफ हुआ कि कॉल सेंटर चला रहा था, और ये मुसद्दिक का इतलात है कि वो कॉल सेंटर चला रहा था। लेकिन कॉल सेंटर से जो आमदनी होती है गैर कानूनी तरीके से, जितने भी कराची में या पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, उनकी आमदनी जो है वो बताई नहीं जा सकती। और खुसूसी तौर पर ये जो अरमग़ान के कॉल सेंटर जो ये चला रहा था, इसकी आमदनी के बारे में भी अब तक ना तो अरमग़ान ने कुछ बताया है, ना ही उसके दोस्त शिराज का ने इस हवाले से कुछ बताया। लेकिन ज़राए ये ज़रूर बताते हैं कि जिस तरीके से शान और शौकत के साथ, जिस तरीके से 30 से 40 सिक्योरिटी गार्ड उसके बंगले के बाहर
हमेशा मौजूद होते थे, ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि उसकी आमदनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अब तक इस हवाले से कोई मुसद्दिका इतलात नहीं है कि उसकी आमदनी कितनी थी। यकीनी तौर पर डॉलर्स में थी और डॉलर्स कितने आते थे, कितनी उनकी हेर फेर होती थी, कितना वो बैरून मुल्क के अफराद को चूना लगाया था, इस हवाले से तहकीकात बदस्तूर जारी है। वाओ, दैट्स अ लॉट। अच्छा, तो अब पुलिस के सामने जो नई इंफॉर्मेशन सारी आई है, तो क्या अरमगान पर उसके लिए नए मुकदमात भी बनाने पड़ेंगे? बिकॉज एक ऑब्वियसली एक केस चल ही रहा है मुस्तफ़ा वाला, बट ये तो इतनी ज़्यादा चीज़ें और हैं। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर नए मुकदमात भी अरमगान पर बनाए जाएंगे। जो एक मुकदमा 7 जनवरी को मुस्तफ़ा की वालदा की मुद्दत में थाना दरख्शा में दर्ज हुआ था, जिसके बाद ये तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई जब AVCC ने छापा मारा अरमगान के घर पर, तो वहाँ से जो गैर कानूनी असलहा मिला उनकी जांच पड़ताल की गई और उसके बाद मज़ीद 4 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। AVCC में भी 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं, थाना दरख्शा में भी मुकदमात दर्ज किए गए हैं और मुमकिन तौर पर जो तफ्तीशी हुक्काम है उनका कहना है कि जिस तरीके से मज़ीद शवाहिद सामने आ रहे हैं, तहकीकात में नई से नई चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, उसके बाद हुक्काम का यही कहना है कि अरमगान पर उसके दीगर जो साथी हैं शिराज, उन पर भी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। उनकी नौयत क्या होगी, वो किस किस्म के मुकदमात होंगे, यकीनी तौर पर क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, तो इसमें नए मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। नए मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सैयद। लेकिन एक बात, अगर पहले भी इस पे इंसदादे दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल के पर्चे थे, रिकॉर्ड याफ्ता था, तो जब मुस्तफ़ा आमिर के वालिदैन कह रहे थे कि इस शख्स पे पर्चा करें, हमें इस पे शक है, कार्रवाई करें, तो उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड ही चेक कर पहले तो चेक कर लेते ना, पता चल जाता कि वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड याफ्ता है। व्हाई डू वी टेक सो लॉन्ग? और अगर वो रिकॉर्ड याफ्ता था, इतने तो केसेस ऑलरेडी उसके, तो इतना खुलेआम मतलब वो बिजनेस चल रहा है, फिर एक कत्ल वाला ये सीन भी आ जाता है, तो ऑलरेडी सारे जिसको कहते हैं ना फीलर्स खड़े हो जाने चाहिए थे कि देयर इज समथिंग अप हियर। कि जब 6 उसको टाइम दिया जा रहा है इस लड़के पे बने हुए हैं और एक लड़का जो मिसिंग है उसके माँ बाप ने इसको नामजद किया है, वो कह रहे हैं, तो आप पहले कार्रवाई कर लेते। ये चीज़ें जो होती है ना, हम चाहते हैं कि इनकी बैकग्राउंड में मतलब कोई इन्वेस्टिगेशन हो। यहाँ एक मक्खी आ रही है। We have to, deal with it. Yeah, we have to deal with it. Time for some पोस्टमार्टम अगेन एक दफा हम कर चुके हैं, अभी दोबारा कल टीम की परफॉर्मेंस वाज अ डिजास्टर, लेकिन हम पुरुमीद हैं और हम दुआ गो भी हैं कि अगला मैच जो इंडिया से है वो हमें लाजमी जीतना है। लेकिन नेचुरली देखें, बात करना तो जरूरी है ना कि जब तक वी हैव टू डू सम पॉजिटिव क्रिटिसिज्म जिसको कहा जाता है, वी नीड टू पॉइंट आउट तनकीद बराए इस्लाह हम करना चाहते हैं, और ये तनकीद बराए इस्लाह आपको पता है हम तब से करने की कोशिश कर रहे हैं जब से स्क्वाड का ऐलान किया गया, क्योंकि उस वक्त इस्लाह की, ये आप गौर से बात सुनिएगा, उस वक्त इस्लाह की गुंजाइश थी, हमारे पास कुछ वक्त था, अगर हम तब्दीली करना चाहते स्क्वाड में तो कर सकते थे, लेकिन आपको पता है कि वो वक्त भी गुजर गया। लेकिन वो चीजें पॉइंट आउट जरूर हुई थी, वो चीजें पॉइंट आउट हुई और वो चीजें नोटिस में भी आई। अच्छा, ये भी एक खबर है, जराए से मालूम हुआ है कि जब ये तनकीद होना शुरू हुई, जब स्क्वाड का ऐलान हुआ, तो चेयरमैन पीसीबी ने एक मीटिंग बुलाई। जरा आप हम पे आइएगा प्लीज, कम बैक टू अस। चेयरमैन पीसीबी ने एक मीटिंग बुलाई जो कि 2 घंटे जारी रही, और उसमें कहा गया कि स्क्वाड के हवाले से क्वेश्चन मार्क्स हैं। सिलेक्शन कमेटी को कहा गया कि आप ज़रा इस पर नज़रसानी कर लीजिए, लेकिन हमारे जो सिलेक्टर हैं और जिसमें से एक जो हैं वो हेड कोच भी हैं, सिलेक्टर भी हैं, उनका ये इसरार रहा कि अब जो स्क्वाड अनाउंस हो गया है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, और उसके बाद वो जो और ये मीटिंग ज़रा के मुताबिक 2 घंटे तवील थी, और ज़ाहिर है सैफ अली की सीरीज़ जो थी उसकी परफॉर्मेंस पे भी गौर किया गया और कहा गया कि अभी भी वक्त है, ये देख लीजिए, लेकिन इस बात पे इसरार किया गया सेलेक्टर्स की तरफ से कि नहीं, जो इश्यूज ट्राई सीरीज में नजर आ रहे थे ना, जिसके बाद कुछ किया जा सकता था, वो एग्जैक्टली उन्हीं इश्यूज पे बैठे हुए हैं। तो हम वही चीज़ है, कोई नई प्रॉब्लम्स हमारी नहीं हुई, ये हो रही थी इस पे कब से बात, और उसके बाद वो कट ऑफ डेट गुजर गई। पॉजिटिविज्म की जब बात कर रहे हैं, नेचुरली वी बोथ डोंट स्टैंड एनीवेयर क्लोज टू द एक्सपर्ट्स दैट वी हैव, तो उन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं से पूछेंगे। राशिद लतीफ़ हमारे साथ है। राशिद भाई, गुड मॉर्निंग है कि नहीं है, ये तो खैर बाद में डिसाइड होगा। गुड मॉर्निंग है सर। मॉर्निंग और मौसम तो पूरे मुल्क का अच्छा, हाँ, हमने बात ही नहीं की, नहीं अभी नहीं कर सकते ना, बाद में करेंगे। राशिद भाई, दिल का जरा अफसरदा है। ये जो हमें टाइटल मिला हुआ है ना हमारी टीम को, बीइंग अनप्रेडिक्टेबल, वो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का टाइटल, और वाकई हम बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो आपके लिए कल के मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था?
हाँ, टर्निंग पॉइंट वही मिसिंग हमारे बॉलर्स की अच्छी कारकर्दगी नहीं रही। हमने आउट कर लिए थे, ऐसा लग रहा था कि तक या 260 तक टोटल होगा, लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे हमारे पास। जो पेसर्स हैं हमारे या स्पिनर्स, वो सही से संभाल नहीं, अच्छी बॉलिंग भी नहीं हुई। टर्निंग पॉइंट एक दफा फिर फिलिप्स रहे। भी मैचेस हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ ही बहुत अच्छा खेलते हैं, जिस तरह से उन्होंने मारा है हमें था उनका। और पाकिस्तान की शायद हमें बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग की हानि हो गई है। हम हर मैच में इतने ज्यादा रन कंसीड करते हैं कि हम बना नहीं पाते। सिर्फ एक मैच 353 रन हमने, जहाँ 300 रन होते हैं हमें दिए। आपने सिलेक्शन की बात राशिद भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपसे हम कोशिश करते हैं वी विल कनेक्ट यू अगेन। हाँ, क्योंकि आपकी आवाज जो है ना डिस्टॉर्ट हो रही है, या तो हम ऑडियो पे ले लेते हैं कुछ, क्योंकि हमने आपसे बहुत सी बातें करनी है। और खास तौर पे फखर की जो इंजरी हुई ना, एक तो फखर की इंजरी बिल्कुल वैसी हुई जिस तरह साइम की भी इंजरी हुई थी, उससे पहले एक दफ़ा हारिस की भी हुई थी, शाहीन शाह की भी हुई थी। हमारे फील्डिंग कोचेस क्या कर रहे हैं? हाँ, वो बहुत, क्योंकि वो एक क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट तो नहीं, लेकिन उससे एक बहुत बैड किस्म की एक सिचुएशन और उस इंजरी के साथ फिर उनसे बैटिंग कराना, क्या ये दुरुस्त फैसला था? फिर टाइम उनका मैनेज होना पड़ा उस वजह से। फिर वो बैटिंग के लिए आए तो वो सारों के सामने ही था। और उसके बाद अब क्या वो अगले मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे कि नहीं? शुड ही हैव इवन कम बैक टू बैट और वो उस तकलीफ में भी जो बैटिंग कर रहे थे वो बाबर आजम से बेहतर कर रहे थे। हाँ, लेकिन वो बिग हिट्स ही की कोशिश हो रही थी, बिकॉज ही कुड नॉट रन बिटवीन द विकेट्स, जिसकी वजह से बाबर कुडंट प्ले। अदरवाइज चले, अदरवाइज को छोड़ दें, लेकिन उस कॉम्बो में तो बिल्कुल ही बाबर से भी नहीं खेला जा रहा था, बिकॉज वो क्या करते, भाग तो पा नहीं रहे थे। अच्छा जी, राशिद भाई हैं हमारे साथ? जी राशिद भाई, आपको आवाज आ रही है? आप सिलेक्शन की बात कर रहे थे इससे पहले। जी राशिद भाई, कंटिन्यू। जी बिल्कुल, जिस तरह से हमारी बॉलिंग हुई है और एंड पे हम 100 रन से ज्यादा कंसीड कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें, अभी तो खैर टूर्नामेंट चल रहा है, अभी आस है हमें कि इंडिया के खिलाफ अच्छा खेल के हम वापस आ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हम काफी अच्छे से बात किए जा रहे हैं कि हमारी जो टूर्स हुए, जिन प्लेयर्स को आजमाया गया उनको नहीं दिया गया, और सिलेक्शन कमेटी पे बात आती है तो हर कोई आर्गुमेंट करने लगता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी और वैसे भी, कि नहीं मेरे ख्याल से ये सही है, ये गलत है। लेकिन पूरी पाकिस्तान अवाम को नजर आ रहा था कि हमारी सिलेक्शन ठीक नहीं हुई है, और ये हमेशा से आर्गुमेंट जरूर होता है कि हमारी सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, लेकिन इस दफा वाकई में सिलेक्शन ठीक नहीं हुई। अच्छा, सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, और आपको पता है कि इस पे मुशावरत भी हुई कि जरा कुछ चेंज कर लें, लेकिन आपका भी ये मानना था कि बस अब जब अनाउंस कर दिया तो फिर कर दिया। लेकिन बेहतर नहीं है कि टीम बजाय इसके कि उस पर रिस्क लिया जाए या टूर्नामेंट पे रिस्क लिया जाए, अगर हमारे पास टाइम था कि हम चेंजेस कर सकते थे तो हम चेंजेस कर लेते। देखिए, दो चीजें थी, दो प्लेयर्स हमें चाहिए थे। एक ओपनर हमें लाजमी चाहिए था और एक स्पिनर हमें चाहिए था। वो कोई भी होता, शायद ज्यादा होता, क्या ऑप्शन होते अगर होते तो आपके ख्याल में? नहीं, 3 स्पिनर थे हमारे तो कोई भी हो जाता। फैसल अकरम को खिलाते हुए आ रहे थे, सुफियान मुकीम को हम खिलाते हुए आ रहे थे, अब्दुल्ला शफीक हमारे पास थे, इमामुल हक थे, तो इसकी तो तस्करा हम करते हुए आए थे। देखिए, कल बैड लक तो हुई है थोड़ी सी, लेकिन हम तैयार नहीं थे। ये ताहिर ओपन करते हैं, तकरीबन आप देखें तो 17-18 इनिंग उन्होंने ओपन किए और 50 का उनका एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, तो हमने ओपन करा दी। तो इनको यही नहीं पता कि हमारे बीच में एक ऐसा है जो कि स्टेज जो डोमेस्टिक होती है उसमें ओपन करता हुआ आया है। तो वो बड़ी, देखिए जब आपके पास एक आ जाता है। राशिद भाई, we are going to try to connect to you again. नहीं, हम आपकी अपनी जगह बदल के देखें प्लीज। हाँ, या फिर आप इधर उधर हो जाएं, क्योंकि ऑडियो भी आपकी नहीं आ रही, वीडियो भी नहीं आ रही। मतलब बातें कुछ हैं ज़रूरी जो हम इनसे करना चाहते हैं। और बॉलिंग की भी हम बात करेंगे कि एक एतराज़ ये आता है कि यूटिलाइजेशन सही नहीं है। यूटिलाइजेशन सही नहीं है या फिर रिसोर्सेज ही नहीं है। जब रिसोर्स ही नहीं होगा तो यूटिलाइजेशन क्या होगी? मुझे तो लगता है कि एक बंदा इंजर हुआ फखर, और उसके बाद सब कुछ इधर उधर हो गया। दे जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। मतलब कोई कंटिजेंसी प्लान होता है ना, नथिंग, देयर वाज नथिंग। तो ये भी एक हमने राशिद भाई से बात करनी है कि मतलब एकदम से आपको लगा कि थिंग्स आर नॉट गोइंग टू अकॉर्डिंग टू एग्जैक्टली हाउ यू हैड थॉट अबाउट इट, सो देयर वाज नो प्लान बी। मतलब उस तरह नहीं हो रहा तो इस तरह करके देख लो, लेकिन वो
किसी तरीके से भी हो नहीं पाया। राशिद भाई हमारे साथ हैं, चले एनीवे साथ जी राशिद भाई आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, जरा सा प्रॉब्लम है, शहर तब्दील हुआ तो लाइन ही चेंज हो गई। हाँ, बहुत सी चीजें इधर उधर हो रही हैं। राशिद भाई लाहौर में शहर में। अच्छा चलें जी। अच्छा राशिद भाई प्लीज ये बता दें, हमें लग रहा है कि फखर की इंजरी के बाद पूरी टीम जो है इंक्लूडिंग आवर कैप्टन वो बिफर से गए, उनको समझ ही नहीं आई कि अब इस चीज़ को हैंडल किस तरह करना है, और फिर बैक टू बैक बैड डिसीजंस हुई, क्योंकि फाइनली फखर अपना टाइम आउट करके जब वापस भी उनको एक तो खिलाया क्यों इफ ही वाज सो इंजर्ड, क्योंकि आगे देयर इज अ होल टूर्नामेंट लेफ्ट। तो और अल्लाह ना करे अगर ये बाहर हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? मतलब लिटरली अभी कल के मैच से यही लग रहा था कि अगर ये नहीं खेल सकते, ऑल्दो इनको रेस्ट करवा देना चाहिए था, इनको खिलाया उस चीज में मजीद, ही वाज इन एगनी नजर आ रहा था, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं थी। देखिए सबसे पहले तो फखर का है कि वो ड्यूरिंग द गेम हुआ है, स्ट्राइक मारी, और ये मेडिकल पैनल का होता है कि जिनको इंजरीज हैं वो डाइव ना मारे। फखर जमान का हुआ, इससे पहले शाहीन अफरीदी का हुआ था, उससे पहले नसीम शाह का हुआ था, रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन जब आप सबसे पहले जो इंजर्ड होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो फखर को हमें प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए था। हम बाहर लेके आ गए, दोबारा गए, लेकिन हम फौरन ही उनको बैटिंग के लिए अंदर भेज दिया। जब बाबर साथ खेल रहे थे तो बाबर 2 रन लेना चाह रहे हैं, 1 रन वो तो बना ही नहीं सकते थे, तो हम वहां से भी बाबर ने तो टॉप बॉल खेली 61, लेकिन साथ में इंजरी की वजह से रन भी बना रहे और हम गेम के पीछे ही हो गए। तो शायद कल मेडिकल पैनल की बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने बहुत पहले फखर को अंदर भेज दिया। तो शायद जो थिंक टैंकर करते हैं ना, वही हमें है में या टीम खिलाने में। ये न्यूजीलैंड की टीम अच्छी है, लेकिन वो एक मेथड है, उसके अलावा खेलती नहीं। आप सारे मैच उठा के देखने जो पाकिस्तान में खेले, ऊपर भी जाते हैं वही सेम स्टाइल है खेलने का, लेकिन कोई ना कोई जरूर रन कर रहा है, चाहे वो केवन कॉनवे हो, चाहे वो विलियम्स हो, चाहे विल यंग हो, कोई भी प्लेयर देखें कल लेफ्ट से रन किए, नीचे आके उनके पास ब्रेजल भी है, तो उनका खेलने का स्टाइल एक ही है, जो मेथड क्रिकेट का है वो सेम चल रहा है उनका, लेकिन हमने कोई नई चीज और हम मतलब लगातार उनसे हार रहे हैं और एक ही अंदाज में हार रहे हैं, तो हमें भी कुछ सीखना चाहिए ना। हाँ कि जी हम आखिरी ओवरों में हमारी पिटाई करते हैं, तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी थी, हमने क्या प्लान बनाया था। बस अब अल्लाह करे जी इंडिया के खिलाफ मैच हम जीतें और हम दुआ करेंगे। हम वैसे हम क्या होना चाहिए उसमें इस परफॉर्मेंस को देखते हुए, कोई फखर पे चांस लेना चाहिए, और अगर नहीं होंगे तो क्या होना चाहिए? नहीं, फखर पे तो इंजरी है ना, बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहिए। फील्डिंग पूरी 50 ओवर है, फिर बैटिंग है, मेरे ख्याल से तो जरूरत नहीं है। तो फिर आपके पास जो रिसोर्सेज एक्सपोज हो जाएंगे ना, अगर अच्छे होंगे तो ठीक है, जीत उस्मान खान को खिला लें, ताहिर को ओपन करा दें, अगर है तो ये कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन इनको खुद बिलीव नहीं है अपने प्लेयर्स के ऊपर, बिल्कुल तो बिलीव है इनके पर, अपने प्लेयर को खुद बिलीव नहीं है, इसलिए चांस देना नहीं चाहते। राशिद भाई बिल्कुल आपने सही बताया, और कल जो फखर के इंजरी के बाद जो पैनिक बटन हमारा ऑन हुआ है ना, उससे भी हमें पता चल चुका है कि यहाँ खुद देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन द टीम ऑन द टीम इटसेल्फ। टीम सिलेक्शन में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं तो कुछ हुआ है, गलतियां हुई हैं, मतलब हर कोई पॉइंट आउट भी कर रहा है, नजर भी आ रहा है, तो अब उसको क्या डिफेंड करना। राशिद भाई और ये तो ये नहीं है कि हम इस मैच के पहला चैंपियंस ट्रॉफी का मैच हारने के बाद ये डिस्कस कर रहे हैं कि टीम सिलेक्शन में गलतियां। जब से ये टीम अनाउंस हुई है तब से हर रोज इस शो में, आई एम श्योर जियो के अदर शोज में भी ये बात डिस्कस होती है कि देख लीजिए इसको, प्लीज देख लीजिए, बराए मेहरबानी देख लीजिए, काइंडली देख लीजिए, हम आपके बड़े मशहूर होंगे, देख लीजिए। Who know the business, who know the sport, the game, वो कह रहे हैं, everybody is saying। अच्छा anyway, अभी हम इसको आउट कर दें या आपके पास कुछ और कुछ कहना है? नहीं, हम ज़रा सूरत हाल मालूम करेंगे। मतलब एक तरफ से ये बातें हो रही हैं कि उल्टा इमरान खान साहब को डील ऑफर हो रही है, दूसरी तरफ से ये भी बयान आपको पता है आया कि अगर कोई ख़त भी आया तो वो हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, वो आर्मी चीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म को भेज देंगे। अब इस सारी सूरत हाल में
क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? वो अपोजिशन अलायंस भी बनाने की बातें कर रही है, वो ईद के बाद दोबारा पुरजोर एहतजाजी मुहिम चलाने का इरादा भी रखती है, फिर साथ साथ ये खतूत भी चल रहे हैं, एनआरओ की बातें भी हो रही हैं। हैदर शिराजी हमारे साथ हैं। हैदर, बताइएगा क्या हो रहा है, क्योंकि ऑल द बॉल्स आर इन द एयर, मतलब उन्होंने सब कुछ बता दिया जी, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअली ऑन द ग्राउंड हो क्या रहा है? क्या रमज़ान में हम बिल्कुल एक लल देखेंगे, जिसको कहते हैं एक पीस देखेंगे, और उसके बाद कोई मामला उठेगा? क्या प्लानिंग हो रही है पीटीआई के कैंप में? देखिए, मुस्बत उम्मीद रखनी चाहिए, और इम्कान भी होता है जब आप बातचीत करते हैं उसमें उसके मुस्बत नताइज या मनफी नताइज, दोनों सूरतों में हमें चीज़ों को नज़र में रखना चाहिए। लेकिन 26 नवंबर के बाद से जो कुछ हुआ, बानी पीटीआई के बिहाफ पर पार्टी के रहनुमा पाकिस्तान की आला शख्सियात से मिले, और मेरे ज़रा ये बता रहे हैं कि वो मुख्तलिफ़ मुलाकातें जो हुई उसके बाद बानी पीटीआई के पास वो मामलात लेकर गए, कहा कि हमारी जो मुलाकातें हुई हैं इसमें मुस्बत मुलाकातें हैं ये, लेकिन हमने ये देखा कि उसके बाद बानी पीटीआई यानी अली अमीन गंडापुर पर नाराज़ हुए। अली अमीन गंडापुर ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि 26 नवंबर में 99% से ज़्यादा मामलात हल हो गए थे, लेकिन ख़राबी क्या हुई कि अली अमीन गंडापुर के अपने ही करीबी साथियों ने उस वक्त जो छुपे हुए थे, उन्होंने 26 नवंबर में के बदले बानी की रहाई के जो मामलात हो रहे थे उसमें क्रेडिट लेने की ख्वाहिश जो थी उनकी, उसकी वजह से अली अमीन गंडापुर ख़ुद भी मुश्किल का शिकार हो गए। लेकिन इस दौरान हो ये रहा है, ये जो डील का मामला है या बातचीत के मौका मामला है, इसका ताल्लुक अब पार्टी के रहनुमाओं पर एतमाद से है। यानी बानी पीटीआई के बिहाफ पर अगर अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात करते हैं, बातचीत करते हैं, दूसरी तरफ से माज़रत के साथ बानी पीटीआई अडयाला से वहाँ से कहते हैं कि करप्शन हो रही है केपीके में, और पार्टी के रहनुमा अली अमीन गंडापुर पर एतमाद नहीं करते, तो ये जो शख्सियात बैकडोर रवाबित करेंगी तो उन पर एतमाद का भी मामला है। इस दौरान पॉलिसी शिफ्ट है, ग्रुप्स के अंदर जो तकसीम है, यानी कि अगर बैरिस्टर गौहर या अली अमीन गंडापुर बातचीत करते हैं तो दीगर जो पार्टी के ग्रुप्स हैं क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? वो जाकर बानी पीटीआई के साथ बैठते हैं और क्या बताते हैं। है, क्योंकि आपने अभी खुद ही कहा और जाहिर है बात आया है, अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अपनी स्टैंडिंग, उनकी अपनी पोजीशन पे भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया, और बानी पीटीआई के बयानात हैं, एक माहौल है, उनकी पार्टी सदारत से अलहदगी है। सो अगर वो किसी राबता कार का किरदार अदा करेंगे भी तो ये लोग एतमाद कर लेंगे उनकी बातों पे या उनकी कमिटमेंट्स पे, क्योंकि इनको तो वैसे ही ऐसा लगता है एतमाद नहीं है उन पे, बाकी पीटीआई को। देखिए, यही वजह है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही। बानी के बिहाफ पर या पार्टी की तरफ से अगर अली अमीन गंडापुर या बैरिस्टर गौहर आगे कोई पेशरफ्त करते हैं, जैसा कि हो रही है, जिस वक्त हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जब ये हम बैठ के इस पे बात कर रहे होते हैं या पार्टी खतूत लिख रही है, इस दौरान बैकडोर रवाबित भी हैं। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एतमाद असल चीज़ है कि अगर बैरिस्टर गौहर या यहाँ सलमान अकरम राजा हो गए या अली अमीन गंडापुर हैं, वो बातचीत करते हैं तो उन पर कितना एतमाद किया जाएगा। ये ना हो कि अगर वो आगे बढ़ें, बातचीत करें, कोई उनके लिए बानी पीटीआई के और पार्टी के वर्कर्स के लिए कोई रास्ता निकालें तो पीछे से उनकी पार्टी ही हट ना जाए। ये एक खदशा है जिसकी वजह से अब पार्टी के अपने रहनुमा खामोश हैं, और इस हद तक चीज़ें पहुँच चुकी हैं कि वो अब कोई भी आगे स्टेप लेने से पहले घबराते हैं। आपको याद होगा जिस वक्त 26 नवंबर को अली अमीन गंडापुर तो खुल के बुशरा बीबी का नाम नहीं लेते, लेकिन जिस वक्त 26 नवंबर को डी चौक वो पहुंचे थे तो अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी को कहते रहे आगे ना बढ़े। उसकी वजह से क्या हुआ, अली अमीन गंडापुर ने जब डिसएग्री उनसे किया चंद चीज़ों पर, उसका नतीजा ये निकला कि बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई को जाकर कहा कि अली अमीन बेहतर गवर्नेंस नहीं कर रहे। फिर ऐसा है कि बुशरा बीबी से जिसका भी आर्ग्यूमेंट होगा उसकी पोजीशन खराब हो जाएगी, की नजरों में, बानी पीटीआई की नजरों में बिल्कुल वो अनफेवरेबल हो जाएगा। ऐसा ही है, पहले तो हम सुनते थे, अब यही अब हम स्टैब्लिश कर लें इस बात को। देखिए, ऐसा लग रहा है, उसकी वजह यह है कि जो अफराद शिकार बन रहे हैं, हमें यह लगता है कि वो किसी न किसी मौका पर
डिसएग्री करते रहे बुशरा बीबी से, तो उसके बारे में ये तो बुशरा बीबी का ज़ाती तौर पर उनकी राय हो सकती है, जिसकी बुनियाद पर वो बानी को कहती हैं, तो उसका शिकार पहला अली अमीन गंडापुर हुए। लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर पार्टी की मरकज़ी क़यादत पर एतमाद न करने की वजह से भी पार्टी को नुकसान हो रहा है कि पार्टी के सीनियर क़यादत फैसला नहीं कर पा रही कि हमने क्या करना है। हत्ता कि मुज़ाकराती अमल में भी वो बानी पीटीआई से बार बार मुशावरत के लिए जाती रही, चीज़ें करती रही, लेकिन वो खुद कोई फ़ैसला या डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं होती। और इस एतमाद के फुकदान की वजह से बैरिस्टर गोहर भी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं। मतलब हामिद रजा कहते हैं कि वो तो बानी पीटीआई नहीं मान रहे, उनसे बात हो रही है, उनको मनाने की कोशिश हो रही है। फिर जाहिर है पीटीआई का हमें पता है कि वो कहीं और मनाने की कोशिश करती है, वहां से भी कोई खास जवाब आता नहीं है। कौन किसको मना रहा है, कौन किसको एनआरओ ऑफर कर रहा है? देखिए, अभी जो सूरत हाल है वो यूं है क्लियर पिक्चर में कि बानी पीटीआई खतूत लिख रहे हैं, दूसरी तरफ जो मुज़ाकरात के लिए बैकडोर 3 अफराद को रखा गया था उनसे एक कदम पीछे हट गए हैं और अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ देखना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि महमूद खान चकजई, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मेंगल और दीगर अफराद से मिला जाए। और वो अफराद कराची जा रहे हैं, GDA से मुलाकात करेंगे और अगले ही हफ्ते इस्लामाबाद में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस तमाम अदारों के अफराद जो रिटायर्ड मुलाजमीन होंगे, जो सियासतदान होंगे, उनकी बुलाई जा रही है। लेकिन वो यानी बानी पीटीआई इस तरह बैकडोर रवाबतों या खतूत के साथ साथ अब ज़्यादा तवज्जो अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ दे रहे हैं। लेकिन इस दौरान सबसे अहम मामला ये है कि पार्टी के सीनियर रहनुमाओं पर एतमाद नहीं किया जा रहा। इस एतमाद ना होने की वजह से वो खुद भी कोई बातचीत नहीं कर पा रहे और डिसीजन नहीं ले रहे। और अगर वो डिसीजन लेते हैं तो पार्टी के अंदर क्या बात आगे बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका हैदर जी, के पास खबर होती है हमेशा ही पीटीआई की, हमें बताते हैं इनसाइट्स क्या चल रहा है। अच्छा जी, एक ट्रिब्यूट हमने आज देना है, हर चीज़ रोक दें और वैसे ही रुक जाएगी। जो इनकी आवाज़ और इनका अंदाज है, सब चीज़ें वैसे ही रुक जाती हैं। आज हम अपने शो में हैप्पी बर्थडे कह रहे हैं सूफियाना कलाम की मलिका हर दिल अजीज़ गुलकारा आबिदा परवीन जी को। तो कोई भी इनका कलाम परमानेंट बैकग्राउंड नहीं हो सकता हमारा। एंड देयर इज सो मच बिकॉज व्हाइल वी वर ऑब्वियसली ज़बरदस्त किस्म का पैकेज है, बट मैं इनका अर्लियर कलाम जो है ना बहुत ही पुराना वाला और अर्लियर वो भी याद कर रही थी। आपको पता है कि हम सफ़र का जो टाइटल ट्रैक आप लोगों को क्यूबी की आवाज़ में मशहूर है, वो आबिदा परवीन साहिबा की आवाज़ में। और फिर वो वाला टाइम, वो जो इनके गाने थे, कभी आपको रंग बातें करें, मज़ा आ जाएगा। बहुत पीछे तक बात जाती है, बट यू कैन लिसन टू इट बिकॉज इट्स हर हैप्पी बर्थडे टुडे। तो आज ज़रूर आप अपने तौर पे ट्रिब्यूट दीजिएगा आबिदा परवीन साहिबा को। आज के डिजिटल दौर में जहाँ नई टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए, जहाँ सबसे ज़्यादा आसानियाँ पैदा होनी चाहिए, वो यकीनी तौर पर तालीम का मैदान ही है। और कल पाकिस्तान ने इस सब पे एक बड़ा स्टेप लिया है और कराची की NED यूनिवर्सिटी में मुल्क का पहला नेशनल कंटेनर बेस्ड डेटा सेंटर कायम हो चुका है। अभी एग्जैक्टली क्या है, किस तरह काम करेगा, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए बनाया गया इस सेंटर के ज़रिए मुल्क भर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को सर्विसेज मिलेंगी। क्या क्या सर्विस मिलेगी? चेयरमैन HEC प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आप बता सकेंगे हमें ये जो नेशनल कंटेनर डेटाबेस सेंटर है कितने अरसे से प्लान हो रहा था, क्या इसकी अफादियत होगी, क्या सर्विसेज ये फराहम कर रहे होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और आप लोगों का। ये बेसिकली जी हुमा सॉरी आई जस्ट लैंडेड फ्रॉम कराची, सो अभी तक मैं वो जेट को थोड़ा सोया हूँ। दैट्स फाइन, प्लीज गो अहेड। ये बेसिकली हमने जब UGC से HEC बनी 2002 से, तो इमीडिएटली आफ्टर 2-3 ईयर हमने IT इंटरवेंशन पे दुनिया के साथ चलने के लिए शुरू कर दिया था काम। और पहला PAN-1 के नाम से एक प्रोग्राम शुरू हुआ, पाकिस्तान एजुकेशन रिसर्च नेटवर्क, जो बड़ी लिमिटेड स्पीड के साथ हमने कुछ यूनिवर्सिटियों को दिया। तो वो माशाल्लाह करते करते हम उसको 100 उस पर चले गए गिग पे। इस वक्त उनका जो दे रहे हैं हम एक्सेस दे रहे हैं हमारी आज स्टूडेंट के पास, फैकल्टी, रिसर्चर को आल दो जो डिजिटल आजकल जो जिनकी बातें हो रही हैं वो एक्सेस है, डिजिटल लाइब्रेरी है, सब चीज़ें हैं। लेकिन आने वाले वक्तों पे जिस तरह आपने कोविड में देखा कि कंप्यूटिंग फैसिलिटी हमारे पास उतनी बड़ी नहीं थी, यूनिवर्सिटियों ने सिलेक्टेड कुछ छोटे मोटे रिसोर्सेज ले लिए थे, लेकिन फिर भी हमें डिपेंडेंसी थी दुनिया पे, बाहर से सर्वर लाने पड़ते थे, एक्सपेंसेस था। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक नेशनल लेवल पे एक इस तरह का सिस्टम बनाया जाए
एंड वी आर प्राउड कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी पाकिस्तान में लॉन्च की है। ये डेटा सेंटर 2 जगह पे मौजूद है, एक NED कराची में एक सेटअप है और दूसरा UT लाहौर में। एंड बेसिकली द कैपेसिटी इज 480 रैक्स की इसके अंदर कैपेसिटी होगी। मैं आम लफ्जों में, क्योंकि I'm not IT पर्सन, आपको ये समझा दूं कि इसके अंदर पूरे पाकिस्तान के जितने डिपार्टमेंट है अगर सारा डेटा रख के भी अपनी उसकी कंप्यूटिंग पावर यूज करना चाहें तो वो कैपेसिटी बिल्ड इन होगी हमारे पास, और टोटली क्लाउड कंप्यूटिंग पे ले लिया। और स्टेट ऑफ द आर्ट मैं सब कहता हूँ कि इस रीजन में शायद इस तरह का लेटेस्ट जो AI एनेबल्ड जो नेटवर्क है उसके ऊपर ये बिल्ड हुआ है और ये लॉन्च हो चुका, इम्प्लीमेंट हो चुका। ये नहीं कि अभी हम करेंगे, ये पिछले 1-1.5-2 साल से हम खामोशी से लगे हुए थे, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीजें भी होती हैं कि बाद में जैसे ही लोगों को पता लगता है इंटरनेशनल मार्केट में तो दे क्रिएट रेजिस्टेंस, जिस तरह इसमें। और इसमें हमने एक और अच्छा काम किया है कि हमने इसको लिंक किया है अपनी हिस्टोरिकल जो हमारा मुसलमानों का बेहतरीन हमारा बुजुर्गों ने काम किया हुआ है, बड़े बड़े साइंटिस्ट है, बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने साइंस में काम किया, उनके जो काम थे उसके काम पे हमने इनके नाम हर चीज के लिखे। जैसा डेटा सेंटर है, एस्ट्रोलॉब्स जो सितारों का एक थी, कोई सीरिया की माशाल्लाह रिसर्चर थी जिनका नाम मरियम था, और उन्होंने ये एक इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया था जिससे वो सितारों की चाल और सारी चीजें देखती थी। तो उसी के बेस पे हमने ये सारी जो है ना इसका नाम रखा, एस्ट्रोलैब रखा। और माशाल्लाह ये आप इंशाल्लाह आप जान के खुश होंगे कि पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी को अपना कोई अब सर्वर की जरूरत नहीं मिलेगी, बाकी चीज ये सारी चीजें एक्सेस होंगी और वहीं से स्टूडेंट भी, रिसर्चर भी इस पे काम कर सकेंगे। ये होलिस्टिक एक वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट 2014-15 में कंसीव हुआ था जिसपे लोन $400 मिलियन था, उसका पार्ट है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या है, इसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी लेके आ रहे हैं, हाइब्रिड क्लाउड भी लेके आ रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो फैसिलिटी है इस वक्त जिसको सुपर कंप्यूटर ये कहते हैं, वो भी इंशाल्लाह इसके अंदर डॉक्टर साहब इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज यकसा तौर पर इससे मुस्तफीद हो सकेंगी? Not only university, we are offering this facility to all our big research organization. तो जितने भी हमारा NDMA है, हम स्पार्को है, इन सब से मैं इनको इन्फॉर्म किया हुआ है और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। दे आर आल्सो वेरी प्लीज कि ये फैसिलिटी पाकिस्तान में बन गई और इंशाल्लाह ये आने वाले कम से कम 10-15 साल, तो आपको 20 साल मेरा ख्याल है इतना बड़ा कोई चैलेंज अब नहीं आना इस फील्ड के अंदर, स्पेशली रिसर्च के अंदर। ये सारी फैसिलिटी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अब इम्प्लीमेंट हो गई हैं। आने वाले दिनों पे इनकी सबकी आपको, क्योंकि अभी तक पहली दफा हमने ये ओपन किया, आस्ता आस्ता सबको बताएंगे, आपके मीडिया में बताएंगे, ताकि जी हमारे ही थ्रू बहुत सारे लोगों को पता लग गया होगा। डॉक्टर साहब आप और आपकी टीम बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक है। कांग्रेचुलेशंस, दिस इज अ मॉन्यूमेंटल टास्क दैट यू हैव अचीव्ड। प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद हमारे साथ है, चेयरमैन HEC। भाई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की बात करेंगे और कल बलूचिस्तान में एक बार फिर इंतहाई दर्दनाक वाक़या पेश आया। दहशतगर्दों ने क्वेटा से लाहौर जाने वाली बस को बारखान के इलाके में नेशनल हाईवे पर रोका, मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए, फिर 7 मुसाफिरों को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया उनके अपने रिश्तेदारों के सामने। जहाँ बहक तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब से ही है। बलूचिस्तान में इस नौयत का यह पहला वाक़या नहीं है। पिछले साल अगस्त में इसी इलाके में करीब में 22 मुसाफिरों को कत्ल किया गया था। यही तो सारी चीज़ें। फिर खैबर पख्तूनख्वा में जी KP में आपको बताएं कि इलाका है डमाडोला सईरई इलाका है ये, और उसमें पोलियो ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार पर फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया गया। मतलब ये भी एक आम सी बात हो गई है। बलूचिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर बात करेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान के हमारे साथ शाहिद रिंद साहब, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। शाहिद साहब ज़ाहिर है अफसोसनाक वाक़यात ही हैं ये, अब बता दीजिए कि बलूचिस्तान हुकूमत के हाथ पर्टिकुलरली इस वाक़े से मुताल्लिक कोई सुराग लगा है, किसी ने जिम्मेदारी कबूल की है या आप लोगों ने कोई गिरफ्तारियां की हैं? देखिए इसमें कोई शक की बात नहीं है, बहुत वाज़ेह तौर पर नजर आ दहशतगर्दों की जानिब से पाकिस्तानियों को शनाख्त करके कत्ल किया गया और ये एक अफसोसनाक वाक़या है। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत इस वाक़े की भरपूर अल्फाज में मजम्मत करती है, न सिर्फ मजम्मत करती है बल्कि जो वाक़े में मुलविस अनासर हैं उनके खिलाफ गुज़िश्ता रात भी कार्रवाई की कोशिश की गई थी, लेकिन रात का अंधेरे का फायदा उठाते हुए वहां से फरार होने में कामयाब हुए और इसके बाद भी इन अनासर की सरकूबी के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि ये अपनी नौयत का पहला वाक़या नहीं है। कौमियत की बुनियाद पर ये टारगेट किलिंग है और पहले भी होती रही है। तो क्या ये सिलसिला ना रुक पाना बलूचिस्तान हुकूमत की, क्या आप इसको कहेंगे नाकामी नहीं कहेंगे?
देखिए, आप इस सवाल को जब रखते हैं तो आपको थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का अंदाजा होना चाहिए कि बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन कोई अचानक इमर्ज नहीं हुई या आज या कल की नहीं है। गुज़िश्ता 2 दहाइयों से ये सूरत हाल है और गुज़िश्ता 2 दहाइयों में सूरत हाल से निपटने के लिए कोई यूनिफॉर्म जिसको कहते हैं पॉलिसी नजर नहीं आती। माजी में गवर्नमेंट्स रही हैं, उन्होंने काउंटर टेररिज्म को अपनी जिम्मेदारी ही नहीं समझा, जिसकी वजह से इन अनासर को न सिर्फ फलने फूलने का मौका मिला बल्कि उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ में इजाफा किया और अपीजमेंट की जो पॉलिसी गुज़िश्ता जो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, पिछली जो टेन्योर थी, उसमें जो एक अपीजमेंट की पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा में ली गई, उसके नतीजे में ये तंजीमें दोबारा रीग्रुप हुई हैं और इस पर वज़ीर आला बलूचिस्तान वाज़े तौर पर असेंबली के फ्लोर पे सरफराज बुगटी ये कह चुके हैं कि दोबारा हमें अपने ड्राइंग बोर्ड पे जाना होगा, दोबारा हमें अपने डिसीजंस को देखना होगा कि कहाँ क्या क्या गलतियां हुई हैं ताकि आने वाले दिनों में इन चीज़ों को रोका जा सके। और इसी सिलसिले में सूबाई हुकूमत ने अपना एक प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब दिया है जिस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। लेकिन लाजमी सी बात है, जिस सूबे में 2 दहाइयों से काउंटर टेररिज्म पर काम ना किया गया हो, वहां पर जब आप काम करना शुरू करते हैं तो रिजल्ट आने में कुछ वक्त लगता है। अब जाहिर मसले से निकलना भी तो है ना। आप ये बता दीजिए कि अगर पहले कोई प्लान नहीं था तो अब कोई प्लान है, अब इस तरह से गरीब मजदूरों के खिलाफ इस जुल्म को रोकने के लिए इक़दाम किए जाएँ तो क्या किया जाए? हुकूमत क्या कर सकती है, इदारे क्या कर सकते हैं? मतलब इदारे भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं, हुकूमत भी कुछ ना कुछ तो कर रही है, लेकिन क्या एक होलिस्टिक अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है बलूचिस्तान में, ये चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी वाज़े तौर पर असेंबली फ्लोर पे कह चुके हैं कि ये सिर्फ हुकूमत इदारों की लड़ाई नहीं है, ये मुआशरे की लड़ाई है और मुआशरे के तमाम तबकों को मिलकर इसको लड़ना होगा। इसमें हुकूमत को जहां डिसीजंस लेने, उन डिसीजंस में हुकूमत को मीडिया से भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, हुकूमत को अदलिया से भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, हुकूमत को लिखारियों से भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी, हुकूमत को पॉलिटिकल लीडरशिप से भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया शाहिद रिन साहब फॉर बीइंग विद अस। भी लड़ाई है, माशरे को भी इसमें किरदार अदा करना होगा। तालीम का बहुत बड़ा पहलू है, उनसर है, मतलब एजुकेशन, फिर पॉवर्टी एलिवेशन, फिर अपलिफ्टिंग ऑफ सोसाइटीज़ एंड एरियाज। इट्स एंडलेस बाय द वे, बहुत सी चीज़ें हैं जो कि करनी होंगी। बारिश हो रही है बाय द वे अक्रॉस द कंट्री, हमने उसकी बातें की है। कराची में भी अब्र आलूद है, मरी और गलियात में क्या मौसम है? कराची में कब अब्र आलूद? आज रहेगा और कल भी होगा। जवाद अब्बासी फ्रॉम मरी। जी देखिए, मैं इस वक्त मरी में हूँ और मौसम की अगर आपको बताऊं तो मरी और गलियात में रात के बर्फबारी का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है। वक्फे वक्फे से मरी और गलियात में बर्फबारी हो रही है। गलियात में अब तक 6 से 8 इंच जबकि मरी में 4 से 5 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की जा चुकी है। इस वक्त अगर मौसम की बात करूं तो गो कि अभी तो बर्फबारी का सिलसिला जो है वो रुका हुआ है, लेकिन पूरी वादी में जो है वो शदीद धुंध का राज है, गहरे बादलों का राज है और यख बस्ता ठंडी हवाएं इस वक्त चल रही हैं। खून जमा देने वाली सर्दी इस वक्त मरी और गलियात में इस वक्त जारी है। जबकि सयाहों की अगर बात करूं तो बर्फबारी की खबर सुनते ही पूरे पाकिस्तान से सयाहों की आमद का सिलसिला इस वक्त जारी है। बारिश है, लाहौर में बारिश है, काफी मकामात पे कराची में भी बारिश हो जाए तो क्या ही बात है।